हेलो बच्चों, तो आज हम समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी। सिलेबस देख लेते हैं। ऊपर वाला न्यू सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। नीचे वाला ओल्ड ईयर वाइज सिलेबस है। टॉपिक दोनों में सेम है, डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर का। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, साथ ही साथ हम बात करेंगे इनकी क्लिनिकल एनाटमी के बारे में। फिर एक एनाटमी क्लास होगी ब्रेस्ट की, और उसके बाद फिर हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जब समझेंगे अभी, तो काफ़ी ऑर्गन या काफ़ी नाम ऐसे हैं जो शायद आप पहली बार सुने, तो हम कोशिश करेंगे इन नाम को हम बार बार लें। इजी जो टीचिंग मेथड होते हैं, कुछ इजी टू डिफ़िकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उन मेथड के थ्रू हम पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने के पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ लेते हैं। अपर एंड या जो सुपीरियर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पर हेयर्स होते हैं। फिर लेफ्ट साइड में देखेंगे लिबिया माइनोरा, ये इनर साइड में रहता है। लिबिया मेजोरा ये आउटर साइड में, या हम ये बोल सकते हैं कि ये लेटरल बाउंड्रीज है। लिबिया मेजोरा आउटर लेटरल बाउंड्री है, लिबिया माइनोरा इनर लेटरल बाउंड्री है। फिर राइट साइड में है क्लाइटोरिस, यूरिथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, और ये पेरिनियो लिखा है, पेरिनियम है, और एनएस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझा था, ठीक वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन अलग है और इंटरनल अलग है। इनको हम अलग अलग समझेंगे। डायग्राम से इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन समझ लेते हैं, बेसिक क्या क्या है। तो ऊपर जो है स्ट्रक्चर वो है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो पहले वो देखते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब, देखते जाइए। ओवरी, फिर ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब के बाद फिर यूटेरस है। यूटेरस का जो लोअर एंड है ये सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स से वजाइना का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ये होगा इंटरनल ऑर्गन। अब नीचे देखें, मॉन्स प्यूबिस है, लेफ्ट साइड में देखेंगे। पहले मॉन्स प्यूबिस है, क्लाइटोरिस है, स्ट्रक्चर देखते जाइए ध्यान से, और उसके नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग है। फिर राइट साइड में लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हाइमन और वजाइनल ओपनिंग। तो पहले हम समझेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को पोडेंडम भी कहा जाता है, इसको वल्वा भी कहा जाता है। वल्वा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम नहीं है। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसको एक साथ वल्वा भी कहते हैं, पोडेंडम भी कहते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वल्वा क्या है, पोडेंडम क्या, पता है नहीं। ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ही होते हैं। पोडेंडम या वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा? मॉन्स प्यूबस है जो हमने स्ट्रक्चर में देखा है, लिबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबल ऑफ वजाइना, ये भी हमने डायग्राम में नहीं देखा, हम आगे देखेंगे, अलग से समझेंगे भी। वल्व ऑफ द वेस्टिबल, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब देखें, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है मॉन्स प्यूबिस, फिर उसके नीचे दिख रहा है क्लाइटोरिस। लेफ्ट साइड में देखें यूरिथ्रल ओपनिंग दिख रही है, लिबिया मेजोरा है, माइनोरा है, हाइमन है। फिर राइट साइड में देखें वेस्टिबल। वेस्टिबल क्या है? वेस्टिबल लिबिया माइनोरा, विद इन लिबिया माइनोरा जो स्ट्रक्चर है, लिबिया माइनोरा के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा वेस्टिबल ऑफ वजाइना या वेस्टिबल। फिर वजाइना है और एनस है। मॉन्स प्यूबिस, सबसे पहले से शुरू करते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस इज अ राउंडेड एमिनेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। इट इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। इट इज कवर्ड विद द प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस राउंडेड एमिनेंस, यानी कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस हमारा हिप बोन होती है, उसका जो जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके एंटीरियर साइड में, फ्रंट साइड में जो एरिया है वो मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। मॉन्स प्यूबिस सबक्यूटेनियस फैट के एक्यूमुलेशन से फॉर्म होता है, बनता है। इट इज़ कवर्ड विथ प्यूबिक हेयर, और ये प्यूबिक हेयर से कवर रहता है।
लिबिया मेजोरा, पहले डायग्राम लिख लीजिए, सिर्फ लिबिया मेजोरा ही देखना है ध्यान से, फिर मैं जो बोलते जाऊंगा तो उसको सुनते जाइए, समझते जाइए, देखते जाइए, इजीली समझ में आ जाएगा। लिबिया मेजोरा आर टू थिक फोल्ड ऑफ स्किन एनक्लोजिंग फैट, दे फॉर्म द लेटरल बाउंड्री ऑफ द पोडेंटल क्लेफ्ट। लिबिया मेजोरा क्या है? थिक फोल्ड है, स्किन का थिक फोल्ड है। थिक फोल्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा में। तो लिबिया माइनोरा थिन फोल्ड है, पतला है, लेकिन लिबिया मेजोरा जो है वो थिक फोल्ड है स्किन का। दे फॉर्म द लेटरल बाउंड्री ऑफ द पोडेंटल क्लेफ्ट, जो पोडेंडम है या जो वल्वा है उसकी लेटरल बाउंड्री लिबिया मेजोरा बनाती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं आउटर लेटरल बाउंड्री क्या बना रहा है? लिबिया मेजोरा, और इनर लेटरल बाउंड्री लिबिया माइनोरा बना रही है। द आउटर सरफेस आर कवर्ड विथ हेयर, लिबिया मेजोरा की जो आउटर सरफेस है इट कवर्ड विथ, ये हेयर से कवर रहती है, एंड इनर सरफेस आर स्टर्ड विद द लार्ज सेबियस ग्लैंड, और जो इनर सरफेस है यहाँ पर सेबियस ग्लैंड होती है, जो हमने स्किन में समझा था। स्किन में हमने देखा था कि स्वेट ग्लैंड होती है और सेबियस ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड से स्वेट यानी कि पसीना आता है, और सेबियस ग्लैंड से सीबम, एक लिक्विड जो रिलीज होता है जो कि ऑयली टेक्सचर हमारी स्किन को देता है। तो जो इनर सरफेस है लिबिया मेजोरा की, इसमें सेबियस ग्लैंड होती है। द लार्ज एंटीरियर एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बिलो द मोस्ट प्यूबिस टू फॉर्म द एंटीरियर कमीशर। अब लिबिया मेजोरा के जो एंटीरियर साइड या हम बोल सकते हैं सुपीरियर साइड, ऊपर की तरफ मोस्ट प्यूबिस के साइड में, ये दो लेफ्ट और राइट लिबिया मेजोरा आके ज्वाइन होती है, मिलती है। इस जंक्शन को या इस जॉइंट को हम बोलते हैं एंटीरियर कमीशर। स्किन कनेक्टिंग द लेस प्रोमिनेंट पोस्टीरियर एंड ऑफ द लिबिया इज नोन एज द पोस्टीरियर कमीशर। अब ये लिबिया मेजोरा जो है लेफ्ट और राइट की, ये जो लोअर साइड में है, इन्फीरियर साइड में जहाँ पे ज्वाइन होती है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। द एरिया बिटवीन द पोस्टीरियर कमीशर एंड द एनस विच इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूट द गायनेकोलॉजिकल पेरिनियम। जो पोस्टीरियर कमीशर है, पोस्टीरियर कमीशर कौन सा है? लिबिया मेजोरा का जो लोअर एंड है, इन्फीरियर एंड है, जो जहाँ पे दोनों लेफ्ट और राइट लिबिया मेजोरा के ज्वाइन हो रही है, ये कहलाएगा पोस्टीरियर कमीशर। पोस्टीरियर कमीशर से लेके एनस के बीच का जो पार्ट है ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लंबा होता है। इस पार्ट को बोलते हैं गायनेकोलॉजिकल पेरिनियम। अब ये वेजाइना या जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, इससे देखें आप एनस का डिस्टेंस काफ़ी कम है, इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं ये प्रोन होती हैं यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इनको जल्दी होता है। तो हमने क्या समझा इसमें? जो एंटीरियर एंड है, अपर एंड है, लिबिया मेजोरा ये ज्वाइन हो रही है एंटीरियर कमीशर, लोअर एंड जहाँ पे ज्वाइन हो रही है पोस्टीरियर कमीशर है। पोस्टीरियर कमीशर और एनस के बीच का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, और ये जो 2.5 सेंटीमीटर का एरिया है ये गायनेकोलॉजिकल पेरिनियम कहलाता है। अब बात करते हैं लिबिया माइनोरा के बारे में। अब लिबिया माइनोरा पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे है? लिबिया माइनोरा आर टू थिन फोल्ड ऑफ स्किन। लिबिया मेजोरा में थिक लिखा था, यहाँ पर थिन है। लिबिया माइनोरा आर टू थिन फोल्ड ऑफ स्किन विच लाइव विद इन द पोडेंटल क्लेफ्ट, और ये पोडेंटल क्लेफ्ट के अंदर होते हैं। एंटीरियरली या आप समझ लीजिए ये सुपीरियर एंड की बात हो रही है, जहाँ पर आपको एक क्लाइटोरिस दिख रहा है। एंटीरियरली ईच लिबियम माइनस स्प्लिट इनटू 2 लेयर। यहाँ पर लिबियम माइनोरा 2 लेयर में स्प्लिट होती है या डिवाइड होती है। जो लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, यहाँ पर ज्वाइन करती है, यहाँ पर 2 अलग अलग लेयर में डिवाइड होती है। अपर लेयर ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग टू फॉर्म द प्रीपस ऑफ क्लाइटोरिस। अब यहाँ पर क्या है कि क्लाइटोरिस आपको दिख रहा है, ये लिबिया माइनोरा का जो अपर एंड है, एंटीरियर एंड है या सुपीरियर एंड है, ये लिबिया माइनोरा ज्वाइन होती है, और लिबिया माइनोरा का स्ट्रक्चर ही फिर क्लाइटोरिस का स्ट्रक्चर बनाता है या उसमें हेल्प करता है। अपर लेयर ज्वाइन करस्पॉन्डिंग टू फॉर्म द प्रीपस ऑफ क्लाइटोरिस। प्रीपस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम क्लाइटोरिस में डिटेल में समझेंगे जब क्लाइटोरिस वाला पॉइंट आएगा तब। तो अपर लेयर क्या बना रही है? प्रीपस ऑफ क्लाइटोरिस। सिमिलरली द लोअर लेयर ज्वाइन टू फॉर्म द फ्रेन्युलम ऑफ क्लाइटोरिस। लोअर लेयर क्या बना रही है? फ्रेन्युलम, नाम याद रखिए बस अभी। लोअर लेयर फ्रेन्युलम ऑफ क्लाइटोरिस बना रही है, अपर लेयर प्रीपस ऑफ क्लाइटोरिस बना रही है। पोस्टीरियरली, अभी एंटीरियरली या सुपीरियरली
हमने समझ लिया था। अब लिबिया माइनोरा का जो पोस्टीरियर एंड है, या जिसको हम बोलेंगे लोअर एंड है, इन्फीरियर एंड है, वहाँ पर पोस्टीरियर लीड टू लिबिया माइनोरा मीट फॉर्म द फ्रेनुलम ऑफ लिबिया माइनोरा। अब एक दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रेनुलम मतलब क्या होता है। फ्रेनुलम मतलब क्या है कि ये रिजिड टिश्यू होते हैं लोअर एंड में, इनर एंड में। जैसे कि अगर कोई पेड़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका एक शाफ्ट है, तना है, फिर उसकी जो ब्रांचेस हैं, डाल निकल रही हैं, पत्तियां हैं, वो एक समझ लीजिए ज़मीन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया। फिर उस स्ट्रक्चर को ज़मीन से जोड़ के किसने रखा है, उस पेड़ को ज़मीन से जोड़ के किसने रखा है, तो जो ज़मीन के अंदर वाला पार्ट है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जो जड़ें निकली हुई हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो पार्ट फ्रेनुलम कहलाता है। तो टू लिबिया माइनोरा मीट टू फॉर्म द फ्रेनुलम ऑफ लिबिया माइनोरा, ये लिबिया माइनोरा का फ्रेनुलम बनाती हैं, जैसे अभी क्लैटोरस में भी देखा था हमने। द इनर सरफेस ऑफ लिबिया माइनोरा कंटेंट न्यूमरस सेबेसियस ग्लैंड, और जो इनर सरफेस है लिबिया माइनोरा की, यहाँ पर सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट है क्लैटोरिस। क्लैटोरिस को डिटेल में समझने के पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं, तो दिमाग में एक आउटलाइन बन जाएगी। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो वल्वा है, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, बाहर से कैसा दिखेगा, और राइट साइड में जो है वो क्लैटोरिस का टोटल स्ट्रक्चर है कि एक्चुअल में वो कैसा होता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, ऊपर से देखते जाएंगे। ऊपर से पहले एक नाम देखेंगे और उसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में देखेंगे। तो सबसे पहले है क्लैटोरल हुड। क्लैटोरल हुड क्या हुआ, शाफ्ट टाइप का स्ट्रक्चर या बॉडी जिसको हम बोल सकते हैं, क्लैटोरल बॉडी, शाफ्ट या हुड, क्लैटोरल हुड है। फिर ग्लांस क्लैटोरिस है। ग्लांस क्लैटोरिस विजिबल होता है। लिबिया मेजोरा है। फिर लिबिया माइनोरा, ये आपको दिख रही है लिबिया माइनोरा। अभी हमने लिबिया माइनोरा में समझा था कि लिबिया माइनोरा का जो अपर एंड है, एंटीरियर एंड है, ये क्लैटोरिस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, फ्रेनुलम बनाता है, प्रिपस बनाता है। फिर उसके बाद कार्पस कवर्नोजम, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल, यूरिथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ राइट बार्थोलिन ग्लैंड, और सबसे नीचे जो दिख रहा है वो बार्थोलिन ग्लैंड है, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है लेबलिंग है वो है ओपनिंग ऑफ राइट बार्थोलिन ग्लैंड। राइट साइड की बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग है, लेफ्ट साइड की बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग भी हमको दिख रही है। तो नीचे सबसे रहता है बार्थोलिन ग्लैंड, फिर उसकी ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग है, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल है, कार्पस कवर्नोजम है, लिबिया माइनोरा, मेजोरा, ग्लांस क्लैटोरिस और क्लैटोरल हुड। अब क्लैटोरिस क्या होता है वो समझते हैं। द क्लैटोरिस इज एन एरेक्टाइल ऑर्गन होमोलोगस विद द पीनस इन मेल। इट लाई इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोडेंडल क्लेफ्ट। जैसे मेल्स में, मेल जेनिटल ऑर्गन में पेनिस था या पीनस था, ठीक वैसे ही जो क्लैटोरिस है ये होमोलोगस ऑर्गन है फीमेल में। द क्लैटोरिस इज एन एरेक्टाइल ऑर्गन, और ये एरेक्टाइल ऑर्गन है यानी कि इसमें एरेक्शन होता है। इट लाई इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोडेंडल क्लेफ्ट। जो पोडेंडल क्लेफ्ट है या जो पोडेंडम है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, उसके एंटीरियर साइड में, ऊपर की साइड में, ये फ्रंट की साइड होता है। द बॉडी ऑफ क्लैटोरिस इज मेड अप ऑफ टू कॉर्पोरा कवर्नोसा एनक्लोज्ड इन द फाइब्रस शीथ। क्लैटोरिस किससे बनता है, कार्पस कवर्नोसा। द बॉडी ऑफ क्लैटोरिस इज मेड अप ऑफ टू कॉर्पोरा कवर्नोसा, या इसको कार्पस कवर्नोजम बोलते हैं, उससे मिलकर बनता है, और एनक्लोज्ड या कवर रहता है फाइब्रस शीथ से। तो जो क्लैटोरिस है ये होमोलोगस होता है पीनस के। तो अगर हम उसको कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में देखिए क्लैटोरिस है, राइट साइड में देखिए पीनस है। तो सबसे ऊपर कवरस बॉडी है, फिर ग्लांस है, स्पंजियस बॉडी है, बल्ब है और क्रस है। तो ऑलमोस्ट ये सेम स्ट्रक्चर ही होता है। द ग्लांस इज मेड अप ऑफ एरेक्टाइल टिश्यू। जो ग्लांस एरिया है वो
इरेक्टाइल टिश्यू से बनता है। द सर्फेस ऑफ ग्लैंड्स इज हाईली सेंसिटिव एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल अराउजल या रिस्पॉन्स। सेक्सुअल अराउजल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट है वेस्टिबल ऑफ वजाइना। Vestibule of vagina is space between two labia minora. It represent following features. वेस्टिबुल एरिया क्या है? लिबिया माइनोरा के बीच का जो भी एरिया है ये वेस्टिबुल कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आता है? यूरिथ्रल ऑरिफिस लाइज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द क्लाइटोरिस एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस। यूरिथ्रल ऑरिफिस है, वेजाइनल ऑरिफिस है, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ऑरिफिस लाई इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबल एंड इज पार्शियली क्लोज्ड इन द वर्जिन बाय द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। तो वेस्टिबल ऑफ वेजाइना में दो ओपनिंग है, एक है यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरी है वेजाइनल ओपनिंग। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ये ऊपर अपर साइड में होती है और जो वेजाइनल ओपनिंग है ये पोस्टीरियर या लोअर एंड में होती है। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ये पार्शियली क्लोज होती है, जो भी वर्जिन होते हैं उनमें पार्शियली क्लोज होती है। किससे? एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। ऑरिफिस ऑफ द डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड लाई वन ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस बिटवीन द हाइमन एंड लिबियम माइनस। ऑरिफिस मतलब ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड, यानी जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं जो हमने अभी डायग्राम में देखी थी पहले, उनको वेस्टिबुलर ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड की डक्ट की जो ओपनिंग है लाइज वन ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में एक होती है और लेफ्ट साइड में एक होती है, बिटवीन द हाइमन एंड द लिबियम माइनस। न्यूमरस वेस्टिबुलर और म्यूकस ग्लैंड ओपन ऑन द सरफेस ऑफ वेस्टिबल। वेस्टिबल की सरफेस पर कुछ काफ़ी वेस्टिबुलर ग्लैंड या जो म्यूकस ग्लैंड है वो भी ओपन होती है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिबल या जो लोअर पार्ट होता है बिटवीन वेजाइनल ऑरिफिस एंड फ्रेनुलम ऑफ लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा जो लोअर एंड है लिबिया माइनोरा का, वहाँ और वेजाइनल ऑरिफिस इसके बीच का जो पार्ट है उसकी बात हो रही है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिबल बिटवीन द वेजाइनल ऑरिफिस एंड फ्रेनुलम ऑफ लिबिया माइनोरा फॉर्म अ शैलो डिप्रेशन। वहाँ पर एक डिप्रेशन टाइप बनता है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर फोसा। नेक्स्ट है बल्ब ऑफ द वेस्टिबल। वेस्टिबल मतलब क्या हुआ? लिबिया माइनोरा के बीच का जो पार्ट है, विद इन द लिबिया माइनोरा जो पार्ट है वो वेस्टिबल है। अब बल्ब ऑफ वेस्टिबल यानी वेस्टिबल के बल्ब के बारे में बात हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्लाइटोरिस का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है ग्लांस क्लाइटोरिस, ऊपर देखेंगे क्लाइटोरल हुड है, फिर बॉडी है। बॉडी के बाद नीचे आएंगे तो यूरेथ्रा दिख रहा है। ये एक लाइनिंग आपको दिख रही होगी वेस्टिबल की। वेस्टिबल के दोनों साइड वेस्टिबुलर बल्ब है। देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है राइट साइड में वेस्टिबुलर बल्ब। ये वेस्टिबल के दोनों साइड में है ना, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। बल्ब ऑफ द वेस्टिबल आर टू ओवल बॉडी ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू दैट करस्पॉन्डिंग टू द टू हाफ ऑफ द बल्ब ऑफ पेनिस। बल्ब ऑफ वेस्टिबल क्या है? ओवल शेप में या ओवल बॉडी है इरेक्टाइल टिश्यू की। बल्ब लाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेजाइनल एंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो जो वेजाइना और यूरेथ्रा है उसके दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में ये बल्ब सिचुएटेड होते हैं। फिर है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ऑफ बार्थोलिन। जो ग्रेटर अभी भी आप बात कर रहे थे वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये जो वेस्टिबल ओपनिंग है ऑरिफिस है, तो ये जो ग्लैंड है इसका नाम होता है बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड। Greater vestibular gland are homologous with the vulvourethral gland of the corpus in male. These lie in the superficial perineal space. Perineum हमने देखा था, पोस्टीरियर कमिशर से एनस के बीच का जो पार्ट है ये पेरिनियम, गायनेकोलॉजिकल पेरिनियम कहलाता है। तो जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है ये इस एरिया में सिचुएटेड होती है। ईच ग्लैंड हैज़ अ लॉन्ग डक्ट about 2 centimeter long
which open at the side of hymen between the hymen and the labium minus. ईच ग्लैंड, दो ग्लैंड है लेफ्ट और राइट साइड में, तो इनमें डक्ट होती है जो कि 2 सेंटीमीटर लंबी होती है लगभग, और हाइमन और लिबिया माइनस या लिबिया माइनोरा है उसके पास ये आकर ओपन होती है, और जो भी इसका सेक्रेशन है वहाँ पर आता है इसका। देखें डायग्राम, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, प्यूपस, फिर ग्लैंस क्लाइटोरिस है, लिबिया माइनोरा है, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दिख रहा है आपको। लिबिया माइनोरा है, कार्पस कवर्नोजम है, बल्ब ऑफ वेस्टिबल है, बल्ब दिख रहा है हमको राइट साइड में, यूरिथ्रल ओपनिंग, फिर लिबिया मेजोरा, उसके नीचे देखेंगे वेजाइनल ओपनिंग है, फिर देखेंगे ओपनिंग ऑफ राइट बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड की, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की बात हो रही है, ये बार्थोलिन ग्लैंड होती है, उसकी ओपनिंग आपको वेजाइना के दोनों साइड में दिख रही है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है, और नीचे आपको बार्थोलिन ग्लैंड भी दिख रही है। अगर एक्सटर्नल व्यू में देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको एनएस दिख रहा है, एनएस और जो पोस्टीरियर कमीशन होता है उसके बीच में ये बार्थोलिन ग्लैंड सिचुएटेड है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन comprises a pair of ovary, a pair of uterine fallopian tube, single uterus and vagina। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरी, पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ी ओवरी यानी 2 ओवरी हो गई, अ पेयर ऑफ यूटेराइन और फेलोपियन ट्यूब। अब जो फेलोपियन ट्यूब है उसको यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, सिनोनिम है, पर्यायवाची है। तो एक जोड़ी में यूटेराइन या फेलोपियन ट्यूब हो गई, यानी कि 2 फेलोपियन ट्यूब हैं, 2 ओवरी है, सिंगल यूटेरस एंड वजाइना। यूटेरस का जो लोअर पार्ट है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, तो सिंगल यूटेरस एंड वजाइना। द ओवरीज आर होमोलोगस टू द टेस्टिस ऑफ मेल्स बट लाई विद इन द पेल्विक। द ओवरीज आर मच स्मॉलर देन द टेस्टिस। ओवरीज होमोलोगस यानी कि जैसे मेल्स में टेस्टिस हैं वैसे ही फीमेल्स में ओवरीज होती है। डिफरेंस बस इतना है कि जो टेस्टिस हैं ये पेल्विक कैविटी के बाहर होते हैं और ओवरी विद इन द पेल्विस, पेल्विस के अंदर ही होती है। द ओवरीज आर मच स्मॉलर देन टेस्टिस। अगर साइज़ के बारे में बात करते हैं तो टेस्टिस से काफ़ी स्मॉल साइज़ की ओवरीज होती है। ये डायग्राम से भी हमको ओवरी की जो सिचुएशन है या लोकेशन है फेलोपियन ट्यूब की या यूटेरस की वो क्लियर समझ में आ रही है, इसको देख लीजिए ध्यान से। इसकी आउटलाइन दिमाग में बना के चलना, अभी हम समझेंगे आगे। द ओवरीज आर फीमेल गोनेट्स। गोनेट्स मतलब क्या होता है, जो कि सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम मेल में बात करें तो टेस्टिस है, फीमेल्स में अगर हम बात करते हैं तो ओवरीज है। सिचुएशन, ईच ओवरी लाई इन द ओवेरियन फोसा ऑन द लैटरल पेल्विक वॉल, द ओवेरियन फोसा इज बाउंडेड। तो ओवरी की सिचुएशन क्या है, कहाँ पर होती है, लेटरल पेल्विक वॉल। लेटरल पेल्विक वॉल, अब जैसे कि हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं हमारी बॉडी में, बीच में से एक लाइन गई है जिसको मिड लाइन बोल सकते हैं या मिड लाइन बोलते हैं, तो उसके राइट या लेफ्ट साइड यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इज इफ इट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से अगर दूर है तो हम उसको लेटरल बोलते हैं, मिड लाइन के पास में है तो हम उसको बोलते हैं मीडियल। ठीक है, तो ईच ओवरी लाइज इन द ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल। दोनों साइड लेफ्ट राइट साइड में लेटरल पेल्विक वॉल होती है, वहाँ पर ओवेरियन फोसा है जहाँ पर ओवरी सिचुएटेड होती है। ओवेरियन फोसा इज बाउंडेड। अभी जो ओवेरियन फोसा है वो बाउंडेड यानी उसकी बाउंड्री में क्या होता है, तो एंटीरियरली अगर हम देखें सामने की तरफ, फ्रंट की साइड, एंटीरियरली बाय द ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल आर्टरी, सामने की तरफ फ्रंट की तरफ एंटीरियर साइड में अम्बलाइकल आर्टरी है। पोस्टीरियरली बाय द यूरेटर, पीछे की तरफ यूरेटर है, एंड द इंटरनल इलियक आर्टरी। ये ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मेडुला है जिसमें न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, हाइलम है, और राइट साइड में नीचे देखिए कॉर्टेक्स है, यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं।
ओवेरियन फॉलिकल्स फिर यही बाहर निकलते हैं, ओवम बनते हैं। पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ द ओवरी इज़ वेरिएबल, मतलब पोजीशन कोई फिक्स नहीं रहेगी। वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती है। इन नल्ली पैरस वुमन, नल्ली पैरस वुमन मतलब जिनने एक भी बार कंसीव नहीं किया है, जो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उनको नल्ली पैरस बोलते हैं। नल्ली पैरस वुमन इट इज़ लॉन्ग एक्सिस इज नियरली वर्टिकल, तो जो एक्सिस है ये वर्टिकल होती है, यानी कि समझ लीजिए ये वर्टिकल लोकेशन इसकी होती है। जैसे कि अगर कोई मोबाइल है, उसको हमने सीधा खड़ा रख दिया, फिर उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया, जैसे हम अगर कुछ उसमें वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ लेते हैं, या जब मोबाइल चलाते हैं तो उसको वर्टिकली सिचुएशन में लेके रखते हैं। ठीक वैसे ही पहले ये नल्ली पैरस वुमन में ये रहता है वर्टिकल सिचुएशन में या वर्टिकल लोकेशन में। सो दैट द ओवरी इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अपर पोल एंड अ लोअर पोल। तो अगर वर्टिकल में है तो ऊपर का जो हिस्सा है अपर पोल, नीचे का हिस्सा जो है उसको लोअर पोल। हाउएवर मल्टी पैरस वुमन जो कि कई बार कंसीव कर चुकी हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, द लॉन्ग एक्सेस बिकम हॉरिजेंटल, जो लॉन्ग एक्सेस है या जो वर्टिकल लोकेशन में थी ओवरी वो हॉरिजॉन्टल में आ जाती है। सो दैट द अपर पोल पॉइंट लेटरली, जो अपर पोल है वो लेटरल पॉइंट करता है और जो लोअर पोल है वो आता है मीडियल साइड में। एक्सटर्नल फीचर इन यंग गर्ल्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन। यंग गर्ल्स में जब मीनार के या मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, ओव्यूलेशन शुरू नहीं हुआ है, ओवरी हैव स्मूथ सरफेस, ओवरी की सरफेस स्मूथ रहती है, विच आर ग्रेश पिंक इन कलर, और ग्रे पिंक कलर की ओवरी होती है। आफ्टर प्यूबर्टी, मेंसेस स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी द सरफेस बिकम अनइवन, जो ओवरी की सरफेस है वो अनइवन हो जाती है और कलर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू ग्रे, और कलर पिंक से ग्रे हो जाता है। ईच ओवरी हैज़ 2 पोल्स, जो भी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, एक्सटर्नल फीचर में भी देख लेते हैं। ईच ओवरी हैज़ 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं या एक्सट्रीमिटी जिसको हम बोल सकते हैं, अपर एंड लोअर पोल। 2 बॉर्डर, 2 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड 2 सरफेस, लैटरल एंड मीडियल। क्लिनिकल एनाटॉमी ओवरी की, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, वैसे तो हम इसको फिजियोलॉजी में समझने वाले हैं, पर अभी थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ ये पॉइंट समझने के लिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये आइडियल होती है 28 डेज़ की, 28 दिन की। फर्स्ट जो 5 डेज़ है, 3 से 5 दिन, फर्स्ट से लेके 5 डेज़ तक जो है वो माना जाता है ब्लीडिंग डेज, यानी इनमें ब्लीडिंग होती है। 14th डेज जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उसको पहला दिन मानेंगे, उससे 14th यानी 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस टाइम अगर इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म उस ओवम से मिलेगा और कंसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं, प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन। अब ये जो ओव्यूलेशन है इसका पता लगाना। इन केस ऑफ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब होता है इनफर्टिलिटी, या हम बोल सकते हैं अनेबल टू कंसीव, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई केस है, एक्चुअली होता क्या है कि आइडियल जो साइकिल है वो 28 डेज़ की होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 28 डेज़ की ही हो, ये आगे पीछे हो सकती है, ब्लीडिंग डेज भी आगे पीछे हो सकते हैं, ओव्यूलेशन भी आगे पीछे हो सकता है। इसी वजह से कई बार लोग काउंट करके 14 डेज़ काउंट करते हैं और उस दिन माना कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है स्टेरिलिटी वाली, या जिसमें वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो रिपीटेड, इन केस ऑफ स्टेरिलिटी द ओव्यूलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिपीटेड अल्ट्रासोनोग्राफी। रिपीटेड अल्ट्रासोनोग्राफी वेजिनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जिसमें हम जो भी पेशेंट है या पर्सन है, फीमेल है, उनका ओव्यूलेशन कब हो रहा है या कब होगा या हो गया है उसका पता लगाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है प्रोलैप्स ऑफ ओवरीज। प्रोलैप्स मतलब होता है अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाना। ओवरीज आर फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेस्ड टू द पाउच ऑफ डगलस वेयर दे कैन बी पाल्पिटेड बाय द पीवी, या जिसको बोलते हैं पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो पाउच ऑफ डगलस में डिस्प्लेस हो जाती है फ्रीक्वेंटली, तो उसको पीवी मतलब होता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पाल्पेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर ओवेरियन सिस्ट, ये भी बहुत कॉमन है आजकल। ओवेरियन सिस्ट द डेवलपमेंटल
अरेस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, फुली डेवलप नहीं हो पाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, तो इस वजह से ओवेरियन सिस्ट फॉर्म होता है। द डेवलपमेंटल अरेस्ट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्मॉल ओवेरियन सिस्ट। फिर लास्ट पॉइंट है कार्सिनोमा ऑफ ओवरी। कार्सिनोमा मतलब होता है कैंसर, तो ओवरी का कैंसर इज कॉमन एंड अकाउंट फॉर 15% ऑफ ऑल कैंसर एंड 20% ऑफ गायनिकोलॉजिकल कैंसर। जो पूरे केसेस का अगर अपन डेटा निकालें कैंसर का, तो ऑल ओवर कैंसर की अगर हम बात करें तो उसमें से 15% ओवेरियन कैंसर होता है। और अगर हम सिर्फ गायनिकोलॉजिकल कैंसर का डेटा निकालें, गायनिकोलॉजिकल कैंसर मतलब क्या होता है, वो कैंसर जो सिर्फ फीमेल्स में ही होते हैं। ओवेरियन कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो इनमें अगर इनका हम डेटा निकालते हैं गायनिकोलॉजिकल कैंसर का, तो 20% कैंसर जो है वो ओवेरियन कैंसर होता है। ये ओवेरियन सिस्ट वाली कंडीशन है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं नॉर्मल ओवरी, और राइट साइड में जब ओवेरियन सिस्ट फॉर्म हो जाता है तब। क्लिनिकल एनाटॉमी में नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS, एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, PCOD, बहुत कॉमन है ये। इज़ अ कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर इन ओवरी। ओवरी का बहुत ही कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है। इट कैन कॉज, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इरेगुलर पीरियड, ओवेरियन सिस्ट। सिम्टम्स क्या आएंगे, एक्ने, एक्ने मतलब कुछ स्कार बनना, दाग बनना, एक्सेस हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाना। ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपको जो भी फूड पैटर्न है, सोने उठने का पैटर्न है, उसको ठीक करना है, मेडिकेशन एंड समटाइम्स सर्जरी। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ केसेस जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं। PCOD समझ और अच्छे से समझने के लिए डायग्राम देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, पहले ओवरी, फिर नॉर्मल ओवरी जो उसका सजाइटल सेक्शन है उसको, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इसमें रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें ओवरी में ही कलेक्ट होते रहते हैं। तो राइट साइड में देखिए ओवरी का साइज़ भी चेंज हो गया है, बढ़ गया है, और जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ये भी ओवरी के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, बड़े हुए हैं, इस वजह से ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है। यह है PCOD। अब इस डायग्राम में सर्विक्स का शेप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सर्विक्स किस शेप की होती है, क्या साइज होता है। तो ओवरी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे यूटेराइन ट्यूब के बारे में, या जिनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। द यूटेराइन ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब या साल्फिंग्स, SALPINX। साल्फिंग्स भी बोलते हैं, या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरी के पास जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जो ओवम को कैच करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। उसके बाद का जो पार्ट है वो कहलाता है इनफंडिबुलम, फिर मिडिल पार्ट है एम्प्यूला, और जो पार्ट यूटरस से कनेक्ट करता है यूटेराइन ट्यूब को उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस एक्चुअली एक जंक्शन का नाम बोल सकते हैं, या जो ज्वाइन करने का काम करता है उसको इस्थमस बोलते हैं। जैसे हमने थायराइड ग्लैंड में देखा था, थायराइड ग्लैंड भी लेफ्ट और राइट साइड में रहती है, बीच का जो जंक्शन जो पॉइंट है वो कहलाता है इस्थमस। तो इस्थमस जो ज्वाइन करने का काम करता है, पतला सा स्ट्रक्चर, उसको इस्थमस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, फिम्ब्री है, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है और इस्थमस है। डेफिनेशन, दे आर डक्ट, जो फैलोपियन ट्यूब है डक्ट है यानी कि ट्यूब है, विच कन्वे oocyte फ्रॉम द ओवरी टू द यूटरस, जो कि oocyte जिसको आप ओवम एक्चुअली नेक्स्ट स्टेज वाली बात हो जाती है, ये ओवम या oocyte को ओवरी से लेके यूटरस तक पहुंचाने का काम करते हैं, कनेक्टिंग डक्ट है। अब oocyte क्या है, oocyte एक्चुअली ओवम के पहले वाली स्टेज है, उसको हम oocyte बोलते हैं। यहाँ पर ये मैच्योर होता है, डिवाइड होता है ओवुलेशन फेज में। जब ये डिवाइड होकर ट्यूब में आता है तब इसको हम ओवम बोलते हैं, एग बोलते हैं, और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तब इसको जायगोट बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम है। तो oocyte को या ओवम को ओवरी से लेके यूटेरस तक पहुंचाने का काम
फेलोपियन ट्यूब का है या कन्वे करने का काम फेलोपियन ट्यूब का है। स्पर्मेटोजोआ इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना, पास अप टू द यूटेरस एंड फ्रॉम देयर इनटू द यूटेराइन ट्यूब्स। स्पर्म है या स्पर्मेटोजोआ है, ये वेजाइना में आता है, वेजाइना से पास होकर आता है यूटेरस में, और यूटेरस से फिर आता है यूटेराइन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन द लेटरल पार्ट ऑफ द ट्यूब। तो जो ओवम है ये ओवरी से निकलकर सीधा यूटेरस तक नहीं पहुंच जाता है, फेलोपियन ट्यूब होते हुए सीधा यूटेरस तक नहीं पहुंचता है, पहले ये फेलोपियन ट्यूब में रहता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मली जनरली फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन द लेटरल पार्ट ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के लेटरल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। सिचुएशन, These are situated in the free upper margin of the broad ligament of uterus। यूटरस का जो ब्रॉड लिगामेंट है उसके फ्री अपर मार्जिन पर ये सिचुएटेड होती हैं। डायमेंशन, ईच यूटेराइन ट्यूब इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबी यूटेराइन ट्यूब होती हैं या फेलोपियन ट्यूब होती है। एट द लेटरल एंड, लेटरल एंड पे क्या होता है, द यूटेराइन ट्यूब ओपन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ये ऐसा नहीं है कि ये ओवम से जुड़ी हुई रहती हैं, ये लेटरल साइड में जहाँ पे फिमरी आपको दिख रहा था वहाँ पर ये पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होती हैं, खुली रहती हैं। थ्रू इट्स एब्डोमिनल ओस्टियम, जो ओपनिंग होती है, या ओस्टियम मतलब होता है ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग, तो एब्डोमिनल ओपनिंग रहती है वहाँ पर, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल ओस्टियम। दिस ओस्टियम इज अबाउट 10 mm इन डायमीटर, और जो ओस्टियम का डायमीटर है वो लगभग 10 mm होता है, मिलीमीटर होता है। क्लिनिकल एनाटॉमी देखें क्या है, तो साल्फिंजाइटिस, साल्फिंजाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेराइन ट्यूब। अब हमने शुरू में देखा था इसको साल्फिंग्स भी बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब को या फेलोपियन ट्यूब को। तो साल्फिंग्स में इन्फ्लामेशन होता है, जो आइटिस लगता है किसी भी ऑर्गन के पीछे उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को डिनोट करता है। तो साल्फिंग्स में इन्फ्लामेशन, साल्फिंजाइटिस। अब क्योंकि अलग अलग नाम है, सिनोनिम है, तो उस वजह से कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये होता क्या है, नाम क्या है, क्योंकि हम सिनोनिम नहीं समझते हैं, पढ़ते हैं। अब जैसे यूटेरस का भी एक अलग सिनोनिम है, उसका एक नाम होता है हिस्टेरा। एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी मतलब होता है, एक्टमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन। तो हिस्टेरेक्टमी मतलब यूटेरस को रिमूव करने की जो सर्जरी है उसका नाम होता है हिस्टेरेक्टमी। अब कई बार हमको लगता है कि यार यूट्रस को रिमूव करने की जो सर्जरी है उसका नाम यूटेरेक्टमी होना चाहिए था। एक्टमी मतलब रिमूव करना, यूट्रस मतलब मालूम ही है, तो यूटेरेक्टमी होना चाहिए, लेकिन उसका जो सिनोनिम है हिस्टेरा, उसके नाम पर उसके रिमूव करने की सर्जरी का नाम रखा गया है। ठीक वैसे ही फेलोपियन ट्यूब है या यूटेराइन ट्यूब है, इसको साल्फिंग्स भी बोलते हैं, इसलिए जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है तो उसको साल्फिंजाइटिस कहा जाता है। ये डायग्राम में देखें, लेफ्ट साइड में देखें नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब है, राइट साइड में इन्फ्लेम्ड फेलोपियन ट्यूब। ट्यूबल प्रेगनेंसी, sometimes the fertilized ovum instead of reaching the uterus adhere to the wall of the uterine tube and start developing there. This is known as tubal pregnancy. The enlarging embryo may lead to rupture of tube. अब जब हमने भी 2 स्लाइड पहले देखा था, आपको बताया था कि जो ओवम है वो सीधा यूट्रस तक नहीं पहुंचता है, वो कहाँ पे आता है, यूटेराइन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पर स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम है या जिसको जायगोट बोलते हैं, वो फिर ट्रैवल करके आता है यूट्रस में, और यूट्रस की वॉल में अडेर यानी चिपक जाता है, स्टक हो जाता है। अब वहाँ पर फिर वो डेवलप होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन कई बार क्या होता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ट्यूब में ही रह जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, वो ट्रैवल करके यूट्रस तक नहीं आता है। अगर वो ट्यूब में ही रह जाता है, वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, या उस सिचुएशन को बोला जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। समटाइम्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इंस्टेड ऑफ रीचिंग द यूटेरस, मतलब वो यूटेरस पहुंचने की जगह पे यूटेराइन ट्यूब में ही रह जाता है और वहीं पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। दिस इज नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। द एनलार्जिंग एम्ब्रियो में लीड टू रप्चर ऑफ द ट्यूब, और एम्ब्रियो अगर वहीं पर एनलार्ज होता है, ग्रो करता है, तो वो फेलोपियन ट्यूब को रप्चर कर सकता है या करता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है।
ये डायग्राम में देखिए लेफ्ट साइड में नॉर्मल प्रेगनेंसी आपको दिख रही है, यहाँ पर यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है और फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो गया है यूटेराइन वॉल पे, ये नॉर्मल है। राइट साइड के डायग्राम में देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है यूटेराइन वॉल के अलावा और कहीं पे जाके अगर ग्रो कर रहा है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, यानी कि अपनी नॉर्मल लोकेशन पे नहीं है, कहीं और है, यूटेराइन ट्यूब में है, पेरिटोनियल कैविटी में है। हमने देखा था कि जो यूटेराइन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब है, इनमें एक ओपनिंग होती है पेरिटोनियम कैविटी में, वहाँ से वो बाहर भी निकल सकता है। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो उस ओपनिंग से बाहर आकर पेरिटोनियल कैविटी वहाँ पर भी ग्रो कर सकता है। तो ये जो नॉर्मल लोकेशन पे नहीं है, कहीं और है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है ट्यूब में, फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेड इन द फैलोपियन ट्यूब। स्टेरिलिटी है जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, नॉर्मल कोइटस कर रहे हैं, नॉर्मल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेरिलिटी, इनेबिलिटी टू हैव चाइल्ड इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्टेरिलिटी इन द फीमेल्स। अब ये स्टेरिलिटी ये या इनफर्टिलिटी ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, दोनों के अलग अलग कारण हैं। तो अब हम अभी यहाँ पर हम फीमेल जेनिटल ऑर्गन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इज ट्यूबल ब्लॉकेज विच मे बी कंजेनिटल और कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। पेटेंसी ऑफ ट्यूब कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का, ट्यूबल ब्लॉकेज, जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई। अब हमको मालूम है कि लेफ्ट और राइट साइड में ओवम है, वहाँ से oocyte या लेफ्ट और राइट साइड में ओवरी है, वहाँ से ओवम निकल कर फिर फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में उसके बाद फिर आता है नीचे यूट्रस में। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है तो क्या होगा, वो जो ओवम है या oocyte है वो अंदर आ ही नहीं पाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है फीमेल्स में। अब जो ट्यूब है उसकी पेटेंसी, यानी कि उसका जो फ्लो कैसा है, ब्लॉक है या नहीं है, वो कैसे पता लगाया जा सकता है। इंसफलेशन टेस्ट और ड्यूबल्स टेस्ट। Normally air push into the uterus pass through the tube and leak into the peritoneal cavity. This leakage produces hissing or bubbling sound which can be auscultated over the iliac fossa. आपने कभी एनजी ट्यूब डालते हुए देखा है पेशेंट को, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या जिसको हम फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं सही जगह पे प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका क्या है, हम एयर पुश करते हैं, या जिसको हम राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं, उसको हमने प्लेस कर दिया, उसके बाद हम उसमें एयर पुश करते हैं और जहाँ पे स्टमक की लोकेशन है वहाँ पर हम स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं। अगर वहाँ पर वो एयर साउंड आता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई जो ट्यूब है वो अपनी सही लोकेशन पे है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, एयर पुश्ड इनटू यूट्रस पासेस थ्रू द ट्यूब। हम यूट्रस में एयर पुश करते हैं, वो एयर पास होती है ट्यूब से और लीक होती है पेरिटोनियल कैविटी में, क्योंकि हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग पेरिटोनियल कैविटी में है। तो वहाँ पर जो एयर है वो यूट्रस में जाएगी, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब से फिर आती है पेरिटोनियल कैविटी में। तो जहाँ पर ओपनिंग रहेगी फैलोपियन ट्यूब की पेरिटोनियल कैविटी में, वहाँ पर हम स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं, तो हमको हिसिंग या बबलिंग साउंड या एयर की जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ती है। अगर फ्लो ठीक है तो, पैसेज नॉर्मल है तो, अगर ब्लॉकेज होगा तो फिर नहीं सुनाई पड़ेगा। तो एक हो गया ये रूबिन्स टेस्ट। दूसरा है हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी, जिसको HSG कॉमनली HSG शॉर्ट में कहते हैं, हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी। अब देखो हिस्टेरो शब्द आया है यहाँ पे, हिस्टेरो मतलब यूटेरस, साल्फिंगो मतलब फैलोपियन ट्यूब, ग्राफी मतलब उसको असेस करना, उसको देखना, विजुलाइज करना, पता लगाना। तो हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी यूटेरस या फैलोपियन ट्यूब को स्टडी करना।
उसको चेक करना, पता लगाना, इज़ अ रेडियोलॉजिकल टेक्निक। रेडियोलॉजिकल टेक्निक मतलब इसमें एक्सरे यूज़ हो रहा है, रेडियो वेव्स यूज़ हो रही हैं। रेडियोलॉजिकल टेक्निक बाय विच द कैविटी ऑफ यूटेरस एंड द ल्यूमिना ऑफ ट्यूब कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर इंजेक्टिंग अ रेडियो ओपेक ऑयली डाई इनटू द यूटेरस। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो एक रेडियो ओपेक क्या होता है वो समझा देते हैं आपको। रेडियो ओपेक ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सरे में विजुलाइज होता है। आप कभी रायल्स ट्यूब देखिएगा, रायल्स ट्यूब या जो फीडिंग ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, उसमें आप देखिएगा उसमें अलग अलग कलर की पट्टी बनी रहती है, स्ट्रिप पतली सी, ऑरेंज है, ग्रीन है, ये रेडियो ओपेक होती है। रेडियो ओपेक मतलब कि अब उसको हमने पेशेंट के ईसोफेगस में डाल दिया, वो पहुंच गई है स्टमक तक। ऐसे कंडीशन में अगर हम उसका एक्सरे करें, एक लोकेशन पता करने का एक ये तरीका भी होता है। हमने पेशेंट का बेड साइड एक्सरे किया, एक्सरे करेंगे तो हमको एक्सरे में वो जो लाइन है क्लियर दिखेगी, अलग दिखेगी। जैसे कभी बोन्स हमको क्लियर दिखती है ना, ठीक वैसे रेडियो ओपेक मटेरियल से वो स्ट्रिप बनती हैं, लाइन बनती हैं, तो वो एक्सरे में विजुलाइज होती हैं, एक्सरे में हमको क्लियर दिखती हैं। ऐसे मटेरियल को, कंटेंट को रेडियो ओपेक कहा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेडियो ओपेक ऑयली डाई इंजेक्ट करते हैं यूटेरस में। यूटेरस में हमने वो डाई इंजेक्ट की। अब डाई इंजेक्ट की तो क्या होगी, वो अंदर जो भी स्पेस है वहाँ पर फैलेगी यूट्रस में, यूट्रस की वॉल में, इनसाइड जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर, फिर ट्रेवल करके आगे कहाँ पे जगह है, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब से फिर वो बाहर आ जाएगी। ठीक, अब हमने ये डाई इंजेक्ट की और फिर हमने एक्सरे किया। एक्सरे करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा वो डाई कहाँ तक पहुँची है। अगर बीच में ब्लॉकेज होगा ट्यूब में तो वो डाई उसके आगे नहीं जा पाएगी, जो कि हमको एक्सरे में क्लियर दिख जाएगा। अभी HSG को हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए सबसे नीचे सिरिंज है, कैथेटर है, कैथेटर अंदर डालते हैं यूट्रस तक। इस सिरिंज में रेडियो ओपेक डाई है, इसको हम पुश करेंगे तो कैथेटर के थ्रू फिर ये डाई पहुंचती है यूट्रस में। यूट्रस में पहुंचती है, फिर वहाँ से आगे स्पेस कहाँ पे है। हम थोड़ा सा इसमें पोजीशनिंग का भी इम्पोर्टेंस होता है, पेशेंट को किस पोजीशन में लेटाना है ताकि ग्रेविटी के मदद से फिर वो फ्लो किस तरफ जाए। तो हमने डाई इंजेक्ट की, उसके बाद डाई फ्लो होगी, यूटेराइन ट्यूब में जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में जाएगी, उसके बाद फिर जो इसकी ओपनिंग है वहाँ से फिर ये पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय में फिर हम पेशेंट का एक्सरे करते हैं, और एक्सरे करने के बाद की फिल्म क्या है वो आपको राइट साइड में दिख रही है। एक्सरे में जो वाइट वाइट है वो आपको डाई दिख रही है, तो अलग हमको समझ में आ जाता है। अगर बीच में मान लो ब्लॉकेज होता तो डाई उसके आगे बढ़ती ही नहीं, तो उससे हम डायग्नोस कर पाते, कंफर्म कर पाते। क्लिनिकल एनाटॉमी में नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबेक्टमी। अभी अपन फेलोपियन ट्यूब ही पढ़ रहे हैं, ट्यूबेक्टमी। अब एक आपने सुना होगा कभी कैंप लगते हैं, TT का कैंप लगा है, या जिसको जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं नसबंदी फीमेल्स में, तो उसको TT बोलते हैं। TT का फुल फॉर्म ट्यूबेक्टमी है। TT को हम टेटनस टॉक्साइड, या जो TT का इंजेक्शन लगता है, टेटनस का इंजेक्शन लगता है, उसको भी TT बोलते हैं, और ट्यूबेक्टमी को भी TT कहा जाता है। ये एक सर्जरी है ट्यूबेक्टमी फॉर पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग। आप जैसे आपने कम्युनिटी में पढ़ा होगा, मेथड है अलग अलग फैमिली प्लानिंग के। तो ऐसे कपल जिनके 2 बच्चे हो गए हैं या 1 बच्चा हो गया, उनको अब आगे हम बच्चा नहीं चाहिए है, तो परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड में आता है TT। इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूबेक्टमी, उसको कट कर दिया जाता है या उसको टाई कर दिया जाता है। अलग अलग 2-3 तरीके होते हैं उनके थ्रू, तो जिसकी वजह से फिर जो ओवरी से ओवम निकलकर फेलोपियन ट्यूब तक आता ही नहीं है और ना यूट्रस तक पहुंचता है। फॉर पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग अ वुमन कैन बी स्टरलाइज्ड बाय रिमूविंग अ सेगमेंट ऑफ यूटेराइन ट्यूब ऑन बोथ साइड। फैमिली प्लानिंग के पर्पस के थ्रू जो फीमेल्स में यूटेराइन ट्यूब का एक सेगमेंट रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है दोनों साइड का। इसको हम बोलते हैं TT या ट्यूबेक्टमी। दिस कैन बी डन बाय द लेप्रोस्कोपिक और थ्रू द इंसिजन इन एब्डोमिनल वॉल। इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, यानी दूरबीन पद्धति से भी या कट करके भी, इंसिजन देके भी। दूरबीन पद्धति जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम
इज चीफली ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ये नॉर्मल बात चल रही है कि जब ओवरी से ओवम निकलता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो आगे कैसे बढ़ता है, उसके बारे में बता रहे हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम इज चीफली ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि जो फूड कंटेंट है वो आगे कैसे बढ़ रहा है, तो उसमें क्योंकि जीआई कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह केंचुआ चलता है जैसा या कोई इल्ली चलती है उसके जैसा, तो फूड कंटेंट ट्रांसपोर्ट होता है, आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम इज चीफली ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। द सीलियरी मूवमेंट क्रिएट इफेक्टिव स्ट्रीम ऑफ लिम्फ through toward the uterus which assists in nourishment of ovum in the lumen of the tube over the mucosal bridge। सीलियरी मूवमेंट होता है जिसकी वजह से एक स्ट्रीम मतलब अंदर लिम्फ होता है, वो लिम्फ फ्लो होता है यूट्रस की साइड में फ्लो होगा, और लिम्फ के साथ ही साथ फिर ओवम भी फ्लो होता है या मूव होता है यूट्रस के साइड में, जो नरिशमेंट का काम भी करता है, यानी ओवम के नरिशमेंट का भी काम करेगा और ओवम को ट्रांसपोर्ट भी करेगा। ट्यूबेक्टमी या टीटी का ऑपरेशन अलग अलग तरीके से होता है, इस डायग्राम के थ्रू वो हम समझ पाएंगे। लेफ्ट साइड में देखिए बैंड कर देते हैं, बांध देते हैं। सेकंड बीच में जो है वो टाइड कट करके उसको बांध दिया, और राइट साइड में है कॉटराइज्ड, कट करके उसको कॉटराइज या पैक कर देते हैं। कॉटराइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने ध्यान दिया हो कोई पॉलीथिन में हम कुछ पैक करते हैं, तो उसको एक पॉलीथिन है जिसमें ये सब आता है ना, कुछ ज्वेलरी वगैरह छोटी छोटी आती है, वो जिसमें जिप लॉक होता है, उस टाइप की, उस साइज़ की, उसी शेप की पॉलीथिन, तो उसको ऐसा मोड़ के गरम कुछ चीज़ से टच कर देंगे तो क्या होगा, वो पैक हो जाएगा, सील पैक हो जाएगा। वो प्रोसेस होता है कॉटराइजेशन, कॉटराइज करना। तो अलग अलग तरीके से टीटी परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। सिनोनिम या इसके कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं। इन लेमन्स लैंग्वेज द यूट्रस इज कॉल्ड वोम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेस्टेरा ऑन विच वर्ड हेस्टेरेक्टमी इज बेस्ड। लेमन्स लैंग्वेज मतलब होता है जनरल आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज मतलब आम भाषा, बोलचाल की भाषा, उसमें यूटेरस को वॉम्ब भी कहा जाता है, गर्भ, वॉम्ब जिसको बोलते हैं WOMB, वॉम्ब। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेस्टेरा, यूटेरस का एक नाम हेस्टेरा भी है। इसी के ऊपर हेस्टेरेक्टमी जो टर्म है या जो सर्जरी का नाम है वो बेस्ड है। हेस्टेरेक्टमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूटेरस, यूटेरस को बॉडी से रिमूव कर देना। तो डायग्राम देखते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो ओवरी है, पहले ओवरी देखिए, फिर फैलोपियन ट्यूब है, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर है। ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, उसके बाद फिर ऊपर का जो अपर पार्ट दिख रहा है आपको, सुपीरियर पार्ट, वो कहलाता है फंडस। फिर राइट साइड में देखिए लिखा है बॉडी ऑफ यूटेरस। फंडस से लेके सर्विक्स तक का जो पार्ट है ये बॉडी ऑफ यूटेरस है, ऊपर फंडस है, और उसके नीचे का जो पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये कहलाता है सर्विक्स। अभी जो सर्विक्स है ये भी यूटेरस का ही पार्ट है। सर्विक्स यूटेरस से शुरू होती है और वजाइना में इंटर कर रही है। अगर आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से तो सर्विक्स का कुछ जो पार्ट है या जो लोअर एंड है वो वजाइना में इंटर कर रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया है यूटेरस का। अगर हम यूटेरस की लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो जो इनर लेयर है वो एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम। ठीक सेम नेम हमारे हार्ट की लेयर्स के भी है। यहाँ मेट्रियम है, वहाँ पे कार्डियम है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो उसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कार्डियक हार्ट, तो कार्डियक और कार्डियम से हम याद रख सकते हैं। एंडोमेट्रियम जो है इनर लेयर होती है, काफ़ी थिन होती है। ये जो लेयर है ये बनती और टूटती रहती है। जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो शेड ऑफ होकर बाहर निकलती है। जब ओवम जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है तो वो एंडोमेट्रियम में ही होता है। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस जितनी अच्छी रहती है उतना अच्छा इम्प्लांटेशन होता है। मिडिल लेयर हुई मायोमेट्रियम, या जो मायो टर्म जो यूज़ होती है वो होती है मसल के लिए, मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम, और जो आउटर लेयर है वो है पेरीमेट्रियम।
यूटरस इज अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन फीमेल्स सिचुएटेड इन पेल्विस बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। यूटरस क्या है? चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन फीमेल्स, फीमेल्स में जो चाइल्ड बियरिंग जिसमें वो बच्चे को कैरी करती हैं, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है। सिचुएशन क्या है? बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। तो अगर हम एनाटॉमिकली बात करें तो जो यूटरस है वो मिडिल में रहता है, एंटीरियर साइड में ब्लैडर है और यूटरस के पोस्टीरियर साइड में रेक्टम होता है, बीच में यूटरस है। इट इज़ थिक वॉल्ड एंड फर्म एंड कैन बी पाल्पेटेड बाय मैन्युअली ड्यूरिंग द पीवी एग्जामिनेशन। ये थिक वॉल यानी जो उसकी वॉल है थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है, फर्म होता है। फर्म मतलब अपनी जगह पे अड़ेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, पोजीशन में रहता है अच्छे से। एंड कैन बी पाल्पेटेड बाय मैन्युअली ड्यूरिंग द पीवी या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। और ड्यूरिंग पीवी एक फिजिकल एग्जामिनेशन का टेक्निक होता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके थ्रू उसको पाल्पेट भी किया जा सकता है। It is the organ which protect and provide nutrition to the fertilized ovum, enabling it to grow into a fully formed fetus. यूट्रस ऐसा ऑर्गन है जो कि फर्टिलाइज्ड ओवम, इम्प्लांट होता है यूट्रस में, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको। साथ ही साथ फर्टिलाइज्ड ओवम को ग्रो होने में हेल्प करता है और उस फर्टिलाइज्ड ओवम से फीटस जो पूरा बेबी फॉर्म होता है, बनता है, फीटस कहलाता है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम से फीटस बनाता है उसको, या ग्रो करने में, फीटस के रूप में ग्रो करने में हेल्प करता है। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ contraction of muscle in the wall of organ result in expulsion of fetus from uterus। तो हमको मालूम है कि जो चाइल्ड बर्थ होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है सिजेरियन और दूसरा होता है नॉर्मल। नॉर्मल को हम NVD बोलते हैं। NVD मतलब होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, और एक होता है सिजेरियन, सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन। अब जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है इसमें होता क्या है, इसमें जैसे यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स ये यूटरस की बात हो रही है, यूटरस की मस्कुलर वॉल में जो मायोमेट्री हमने देखी थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यानी वो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आते हैं, या हम बोल सकते हैं सुपीरियर से इन्फीरियर की साइड आते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी को, बच्चे को एक्सपल्शन यानी बाहर की तरफ पुश होता है वो, और बाहर की तरफ निकलने में हेल्प मिलती है। इसको हम जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी जो ट्यूब है, ट्रैक्ट है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता है। खैर वो हमको फील नहीं होता है, लेकिन एक जो चीज़ फील होती है वो आपको याद दिलाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। जब भी कभी वॉमिटिंग होती है, अब ध्यान दीजिए कि वॉमिटिंग जो है वो एक एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है। एंटी ग्रेविटी मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल मूवमेंट अपर से लोअर साइड में, जैसे पानी अगर हम बहा रहे हैं कुछ भी, या कोई भी चीज़ हम गिराते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है। अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, या ऊपर कुछ सामान हमको रखना है, पानी फेंकना है, कुछ सामान फेंकना है, बॉल फेंकनी, कुछ भी, तो उसमें हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, फोर्स लगता है। इसलिए सीढ़ियाँ उतरना ईजी है क्योंकि ग्रेविटी हेल्प कर रही है, लेकिन चढ़ना मुश्किल है क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं और हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ध्यान दीजिए कि वॉमिटिंग जब होती है ये भी एक एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट है, एक्ट है। तो जो भी हमारे स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस से होते हुए बाहर आता है। ठीक, अब जब भी वॉमिटिंग होती है, अगर आपको हुई है कभी, तो ध्यान दीजिए कैसे हमारे पेट में वो होता है ना कि मरोड़, लोग बोलते हैं आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, कि मरोड़ उठ रही है, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस से होते हुए बाहर निकलता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इस प्रकार के ही कॉन्ट्रैक्शन जब नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है या नॉर्मल चाइल्ड वजाइनल डिलीवरी होती है, यूट्राइन या जो यूट्रस की वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और वो बेबी को पुश करता है नीचे की तरफ, सर्विक्स की तरफ, और फिर बेबी पुश होता है, बाहर निकलता है। इन कॉन्ट्रैक्शन में एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, वो भी हेल्प करता है, उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। अब बात करते हैं साइज एंड शेप के बारे में। यूट्रस इज पायरिफॉर्म इन शेप। पायरिफॉर्म इसको हम पियर या जो नाशपाती होता है ना उसके शेप का होता है।
इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर थिक यानी मोटा, और इसका वजन जो वेट होता है वो होता है लगभग 30 से 40 ग्राम। द बॉडी फॉर्म द अपर 2/3 ऑफ द ऑर्गन एंड द सर्विक्स फॉर्म द लोअर 1/3। तो अगर हम यूटरस को, जैसे हमने बॉडी ऑफ यूटरस देखा था डायग्राम में, जब हमने फर्स्ट डायग्राम देखा था बॉडी ऑफ यूटरस एंड सर्विक्स देखा था, तो अगर पूरे यूटरस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ऊपर के जो 2 हिस्से हैं वो बॉडी है, बॉडी ऑफ यूटरस है, और नीचे का एक हिस्सा 1/3 जो है, 1/3, ये सर्विक्स है। यूटेराइन ट्यूब, लिगामेंट ऑफ ओवरी एंड राउंड लिगामेंट आर अटैच्ड टू इट ऑन ईच साइड। अब यहाँ पे यूट्रस में यूटेराइन ट्यूब, एक दोनों साइड की बात हो रही है, तो दोनों साइड यूटेराइन ट्यूब कनेक्टेड है, लिगामेंट ऑफ ओवरी कनेक्टेड है, और राउंड लिगामेंट कनेक्ट होता है। पार्ट्स ऑफ यूटरस। यूटरस कंप्राइजेज, यूटरस कितने पार्ट से मिलकर बना है? फंडस, ये अपर या सुपीरियर एंड जो है वो है फंडस। बॉडी विथ 2 सरफेस, 2 सरफेस है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर या वेसिकल सरफेस है, पोस्टीरियर या इंटेस्टाइनल सरफेस है, और साथ ही साथ 2 बॉर्डर हैं, लेटरल बॉर्डर है, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल बॉर्डर। सर्विक्स ऑफ यूटरस यानी कि जो लोअर 1/3 है या जो निचला 1/3 पार्ट है यूटरस का, उसके बारे में बात करेंगे। द सर्विक्स इज लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूटरस। इट के बाद एक एक्स्ट्रा कॉमा आ गया है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। इट इज लेस मोबाइल देन द बॉडी। सर्विक्स क्या है? लोअर पार्ट है, सिलेंड्रिकल यानी इसका जो शेप है, जैसे सिलेंडर होता है सिलेंड्रिकल, राउंडेड गोल, वैसा शेप है। इट इज़ लेस मोबाइल देन द बॉडी। तो अगर यूटरस की बॉडी के बारे में बात करें, यूटरस की बॉडी से अगर हम सर्विक्स को कंपेयर करते हैं, तो सर्विक्स कम मोबाइल है, यानी कि ज़्यादा रिजिड है, ज़्यादा फर्म है, ज़्यादा अडिग है अगर हम कंपेयर करेंगे बॉडी से। तो इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर लंबा है। इट इज़ स्लाइटली वाइडर इन द मिडल देन ईदर एंड। तो जो सर्विक्स है, ये मिडिल पार्ट इसका थोड़ा वाइड होता है, चौड़ा होता है, इसके दोनों एंड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। द लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना विच डिवाइड इट इनटू सुप्रावेजाइनल एंड वेजाइनल पार्ट। जो लोअर पार्ट है सर्विक्स का, या हम बोल सकते हैं एंड पार्ट है सर्विक्स का, ये प्रोजेक्ट यानी इंटर करता है वेजाइना में। जहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि जो इसकी लोकेशन है उसके हिसाब से इसको सुप्रावेजाइनल और वेजाइनल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए ऊपर यूट्रस दिख रहा है आपको राइट साइड में, यूट्रस के बाद सर्विक्स का पार्ट है। अब सर्विक्स देखिए लोअर एंड जो है ये वेजाइना में इंटर कर रहा है, तो कुछ पार्ट इसका वेजाइनल पार्ट है और कुछ सुप्रावेजाइनल यानी उसके पास इंटर हो रहा है, और जो इंटर हो चुका है उस हिसाब से इनके लोकेशन के हिसाब से नाम दिए गए हैं। तो ये हम लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं ये एंटीरियर साइड से दिख रहे हैं। अगर हम इसको इन्फीरियर एंड से देखें या वेजाइना के थ्रू अगर हम सर्विक्स को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, व्यू जो आता है, तो राइट साइड में आपको जो दिख रहा है वैसा व्यू आता है। तो यहाँ से आपको उसको समझ में भी आ रहा होगा कि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, और जो ओपनिंग है वो भी आपको दिख रही है। इसको एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं। अब यूट्रस में भी देखिए आप सर्विक्स शुरू हो रही है, तो यूट्रस के बाद जहाँ सर्विक्स शुरू होती है वो इंटरनल ओएस कहलाता है, और जहाँ पर सर्विक्स वेजाइना में ओपन हो रही है वो एक्सटर्नल ओएस कहलाता है। एज एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, एज के साथ या जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल्स में, उसके साथ यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो समझते हैं। फीटल लाइफ मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, बेबी गर्ल जो है वो वॉर्म में है, यूट्रस में है तब। द सर्विक्स इज लार्जर देन द बॉडी विच प्रोजेक्ट अ लिटिल अबाउ द पेल्विक ब्रिम। तो सर्विक्स है वो बॉडी से बड़ी होती है। प्यूबर्टी के टाइम यूट्रस चेंजेस एंड डिसेंड टू अडल्ट पोजीशन। प्यूबर्टी के टाइम पे ये एडल्ट पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के टाइम पे यूट्रस इज स्लाइटली एनलार्ज्ड एंड बिकम मोर वेस्कुलर, ज़्यादा वेस्कुलर हो जाता है और ज़्यादा एनलार्ज हो जा रहा है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब ये एक स्ट्रेचेबल ऑर्गन होता है यूटरस। द यूटरस इज एनॉर्मसली एनलार्ज मेनली ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर की वजह से ये एनलार्ज हो जाता है। प्रेगनेंसी एडवांस द यूटराइन वॉल बिकम प्रोग्रेसिवली थिनर, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है यानी कि मंथ बढ़ रहे हैं और यूटरस का साइज़ या वो और ज़्यादा स्ट्रेच होता है तो वैसे वैसे ये थिन होता जाता है, पतला हो जाता है स्ट्रेच होने की वजह से। आफ्टर चाइल्ड बर्थ द यूटरस ग्रेजुअली इन्वॉल्व एंड रिटर्न ऑलमोस्ट द नॉन प्रेग्नेंट साइज, और चाइल्ड बर्थ के बाद ये अपने नॉन प्रेग्नेंट साइज में वापस आ जाता है। इन ओल्ड एज द यूटरस बिकम स्मॉलर इन साइज, यूटरस साइज में छोटा हो जाता है और मोर डेंस इन टेक्सचर, और काफ़ी ज़्यादा फर्म हो जाता है या डेंसिटी बढ़ जाती है। सपोर्ट ऑफ यूटरस, यूटरस के क्या क्या सपोर्ट्स हैं वो देखते हैं। द यूटरस इज अ मोबाइल ऑर्गन विच अंडरगोज एक्सटेंसिव चेंजेस इन साइज एंड शेप ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ। अब यूटरस मोबाइल ऑर्गन है यानी कि एकदम एक जगह पर फिक्स नहीं है, थोड़ा सा मूवमेंट इसमें होता रहता है, स्ट्रेच होता रहता है, तो उस वजह से इसको मोबाइल ऑर्गन कहा गया है या कहते हैं। और इसके साइज़ में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, इसके शेप में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है लाइफ का उसमें। इट इज़ सपोर्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम द सैगिंग डाउन बाय नंबर ऑफ फैक्टर विच आर चीफली मस्कुलर एंड फाइब्रोमस्कुलर। तो यूटरस को सपोर्ट्स कहाँ से मिलता है, क्योंकि इसके साइज़ में और शेप में चेंज हो रहा है पूरी लाइफ, तो इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सपोर्ट ऑफ यूटरस कहते हैं। मेनली मस्कुलर और फाइब्रोमस्कुलर होता है। प्राइमरी सपोर्ट में क्या क्या है, दो है, प्राइमरी सपोर्ट सेकेंडरी सपोर्ट। तो प्राइमरी सपोर्ट में आता है जो मेनली सपोर्ट करता है, तो पहला है मस्कुलर और एक्टिव सपोर्ट। पहला है उसमें पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंचर मैकेनिज्म, ये मस्कुलर हो गया। दूसरा है फाइब्रोमस्कुलर, यूट्राइन एक्सिस, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। सेकेंडरी सपोर्ट में आता है ब्रॉड लिगामेंट, वेसियो कॉन्ट्राइन पाउच और रेक्टो वेजाइनल और रेक्टो यूटेराइन पाउच। अब बात करते हैं यूटरस की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको IUD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD भी बोलते हैं, ये एक फैमिली प्लानिंग का मेथड है। एक डिवाइस होती है जिसको IUD या IUCD या इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसको कॉपर टी भी बोलते हैं, ये यूज़ किया जाता है। ये क्या करेगा, ये यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने से रोकता है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में कुछ देखा था कि ओवम फिलोपियन ट्यूब में आएगा, स्पर्म पहुंचेगा, फिर वहाँ पे oocyte या फर्टिलाइज्ड ओवम क्रिएट होगा। फर्टिलाइज्ड ओवम वो फिर यूट्राइन वॉल में आता है और इम्प्लांट होता है। तो ये IUD डिवाइस उस इम्प्लांटेशन को रोक कर फैमिली प्लानिंग में हेल्प करती है। यूट्रस इज अ कॉमन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिब्रॉइड। फिब्रॉइड की फॉर्मेशन के लिए यूट्रस बहुत ही कॉमन साइट है। थर्ड है पेरिनियल बॉडी इज़ वन ऑफ द चीफ सपोर्ट ऑफ पेल्विक ऑर्गन। जो पेरिनियल बॉडी होता है पार्ट हमारे बॉडी का, वो पेल्विक ऑर्गन का चीफ सपोर्टर होता है, या उन चीफ सपोर्टर से मतलब है उन ऑर्गन को अपनी लोकेशन पे रखता है। डैमेज टू पेरिनियल बॉडी आफ्टर लीड्स टू प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड ऑफ अदर पेल्विक ऑर्गन। अगर पेरिनियल बॉडी में डैमेज होता है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, या जो अदर पेल्विक ऑर्गन हैं प्रोलैप्स हो सकते हैं, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेट हो सकते हैं। अब इन तीनों पॉइंट को एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये हार्मोनल IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसलिए क्योंकि यूट्रस के अंदर लगती है, इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहा जाता है। कॉपर IUD, या जिसको जनरली कॉपर टी के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले काफ़ी फैमिली प्लानिंग के मेथड में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता था। एक्चुअली फैमिली प्लानिंग का अदर मेथड है, मतलब टेम्परेरी मेथड है, परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड है, जिसको हमने TT देखा था हमने जब फैलोपियन ट्यूब समझ रहे थे। तो उसमें फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर देते हैं एक्स्ट्रा वो, तो ताकि जो ओवम है वो ट्रैवल करके ना आ पाए, तो परमानेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में
जब पेशेंट या जो भी पेशेंट नहीं बोल सकते, जब कोई पर्सन जब उनको आगे बच्चे नहीं चाहिए तब वो परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई लेडी है, इनको बच्चों में गैप रखना है, फर्स्ट सेकंड बच्चों में गैप रखना है, तो वो टेम्परेरी के तौर पर ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज़ करते थे। इसको यूज़ किया फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद, और जब उनको सेकंड बेबी चाहिए, कंसीव कर रहे हैं, तो फिर इसको निकाल के सेकंड बेबी के लिए कंसीव कर सकते हैं। तो टेम्परेरी मेथड में ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज़ होता था, लेकिन आजकल बहुत लेस कॉमन हो गया है। फिर ये यूट्राइन फिब्रॉइड है, जो कि काफ़ी मतलब यूट्रस फिब्रॉइड के लिए बहुत कॉमन साइट होती है। और यूट्राइन प्रोलैप्स जो हमने देखा था, पेरिनियल बॉडी अगर डैमेज होती है तो यूट्रस जो है प्रोलैप्स होकर वजाइना के थ्रू नीचे की तरफ आता है। अब लोकेशन समझ में आ रही है आपको? एंटीरियर वॉल में क्या है? इधर पे ब्लैडर है, पोस्टीरियर वॉल में रेक्टम है, बीच में यूट्रस है। तो होता क्या है कि जब यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, यूट्रस प्रोलैप्स होता है, तो उसके प्रोलैप्स होने के साथ साथ जो ब्लैडर और रेक्टम है ये भी पुश होता है नीचे की तरफ, प्रोलैप्स होता है। ऐसी कंडीशन में फिर एक जो सर्जरी है हिस्टेरेक्टमी, ये क्योंकि जनरली ओल्ड एज में होता है, 50-55 कॉमन है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स होना, तो ऐसी कंडीशन में फिर हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म किया जाता है, जिसमें यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फिर एक एसेसरी ऑर्गन बन के रह जाता है। 45 की एज में मेनोपॉज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद ये यूट्रस जो है वो एक एसेसरी ऑर्गन बनता है। तो जनरली फिर कोई यूट्राइन फिब्रॉइड ना हो, यूट्राइन कैंसर ना हो, सर्वाइकल कैंसर ना हो, तो उसको रोकने के लिए फिर हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म किया जाता है। यूट्रस और सर्विक्स के बाद अब हम बात करते हैं वेजाइना के बारे में। सिनोनिम या इसको और किन नामों से जाना जा सकता है या जाना जाता है, तो है कॉलपोस। कॉलपोस टर्म यूज़ होती है वेजाइना के लिए। जो वेजाइनल एग्जामिनेशन होते हैं उनके नाम हैं कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोटोमी। ये कॉल्पो के नाम पर ही रखा गया है। कॉल्पो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कॉल्पो मतलब वेजाइना है, कॉल्पोस्कोपी मतलब वेजाइनल स्कोपी हो रही है, एग्जामिनेशन हो रहा है। डेफिनेशन: द वेजाइना इज फाइब्रोमस्कुलर कैनाल फॉर्मिंग द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। द टर्म वेजाइना मीन्स शीट। तो वेजाइना का फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है, और जैसे मेल में पेनिस कैपिलरी ऑर्गन था, वैसे ही फीमेल में वेजाइना कैपिलरी ऑर्गन है। द टर्म वेजाइना मीन्स शीट। वेजाइना का जो टर्म है वेजाइना, इसका मतलब होता है शीट। डायग्राम से समझते हैं। ऊपर देखें, ओवरी, यूटरस, यूटराइन ट्यूब, लोअर पार्ट सर्विक्स, फिर उसके नीचे वेजाइना या वेजाइनल कैनाल आपको दिख रही है, फिर क्लाइटोरस है, लीबिया माइनर और लीबिया मेजर। तो ये जो डायग्राम है ये ऐसे ही सिचुएशन रहती है, या एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे ही रहती है। एक्सटेंट एंड सिचुएशन, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है और लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है। द वेजाइना एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू द यूटेरस एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो वेजाइना का जो लोकेशन है वो वल्वा से यूट्रस तक का जो पार्ट है वो वेजाइना कहलाएगा। लोकेशन क्या है? वेजाइना के एंटीरियर साइड में ब्लैडर और यूरेथ्रा रहती है, और पोस्टीरियर साइड में यानी कि जो वेजाइनल कैनाल है उसके पीछे रेक्टम और एनल कैनाल होती है। इसलिए जब भी प्रोलैप्स वाली कंडीशन होती है, यूट्राइन प्रोलैप्स होता है या वेजाइनल प्रोलैप्स होता है, ऑर्गन अपनी लोकेशन से हट जाता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको प्रोलैप्स बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब जैसे वेजाइनल प्रोलैप्स अगर हुआ तो एंटीरियर साइड में क्या है? ब्लैडर और यूरेथ्रा, पोस्टीरियर साइड में रेक्टम। तो जब प्रोलैप्स होता है तो ब्लैडर वॉल या रेक्टम वॉल भी प्रोलैप्स होती है, वो भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है। साइज एंड शेप: द एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना इज अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पोस्टीरियर वॉल अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लिनिकल एनाटमी: तो वेजाइनल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है? तो पहला है उसमें इंस्पेक्शन।
Vagina is first inspected by separated the labia minora with left hand. Next, the speculum examination is done to inspect the cervix and vaginal vault and to take the vaginal swab. इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? निरीक्षण, यानी कि देखना बस। तो पहला जो वेजिनल एग्जामिनेशन करने का टेक्निक है वो है इंस्पेक्शन। इसमें लिबिया माइनोरा को सेपरेट करके और राइट हैंड से फिर स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने अपने फंडामेंटल लैब में देखा होगा या जो ओबीजी लैब है आपके कॉलेज की वहाँ पर जरूर होगा, ध्यान दीजिएगा, जाके जरूर देखिएगा तो और आइडिया हो जाएगा। वैसे भी डायग्राम में मैं दिखाऊंगा आगे। फिर स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं और उस स्पेकुलम के थ्रू सर्विक्स विजुलाइज करने में हेल्प मिलती है, तो सर्विक्स एग्जामिनेशन आराम से हो पाता है उससे। और उसके साथ ही साथ हम वेजिनल स्वैब ले लेते हैं। ये हो गया इंस्पेक्शन। दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब क्या होता है? टच करके फील करना। जैसे हम पल्स लेते हैं, रेडियस पे हम पल्स ले रहे हैं तो ये पाल्पेट करके लेते हैं, टच करके फील करके, तो वो टेक्निक कहलाती है पाल्पेशन। पाल्पेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन कैन बी डन बाय द पीवी। अब यहाँ पर पाल्पेशन कैन बी डन बाय पेल्विक ऑर्गन। पेल्विक ऑर्गन मतलब पेल्विस एरिया में जो ऑर्गन है उनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है पीवी के थ्रू। कैसे? अब जैसा भी हमने लोकेशन देखी थी उसमें, मतलब या जो एसोसिएटेड ऑर्गन थे, आगे एंटीरियर साइड में क्या है? ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, पोस्टीरियर साइड में रेक्टम है, एनल कैनाल है, तो उनका भी एग्जामिनेशन पीवी के थ्रू किया जा सकता है। पाल्पेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन कैन बी डन बाय पीवी डिजिटल एग्जामिनेशन या पर वेजिनल एग्जामिनेशन विथ द एग्जामिनिंग फिंगर कैन बी फील। तो जो भी एग्जामिनिंग फिंगर होगी उसके थ्रू फील कर सकते हैं। क्या? एंटीरियर साइड में क्या फील करेंगे? यूरेथ्रा, ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पोस्टीरियर साइड में रेक्टम, पाउच ऑफ डगलस। लेटरल साइड में, लेफ्ट या राइट लेटरल साइड में ओवरी, ट्यूब, लेटरल पेल्विक वॉल, थिक लिगामेंट, यूरेटर और सुपीरियरली द सर्विक्स। तो अगर इनमें से किसी में भी इन्फ्लेमेशन है, एनलार्जमेंट है, तो वो पाल्पेशन के थ्रू हमको समझ में आ जाता है। बाइमिनली abdomino-vaginal examination help in the assessment of size, position of the uterus, enlargement of the ovary, tube and the other pelvic masses। ये डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं अब। What to expect during a pelvic exam। तो 1 2 3 4 है, तो पहले 1 देखिए। Lie on the back with the feet in strips। जो गायनेकोलॉजिकल बेड होते हैं, काउच होते हैं, तो उसमें लेग को होल्ड करने के लिए एक स्पेस बना होता है। डॉक्टर एग्जामिन आउटसाइड द वेजिनल एरिया। ये क्या हो गया? इंस्पेक्शन सेकंड नंबर पे, है ना। इसी में जो स्पेकुलम मैं आपको बताया था, ये स्पेकुलम है, इसको इंसर्ट करके फिर विजुलाइज किया जा सकता है। ठीक है, सही पे एक आपने देखा हुआ प्रोक्टोस्कोप है, तो वो एनल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। ये वेजिनल स्पेकुलम है, इसको हम सर्विक्स एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या सर्विक्स विजुलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ क्या हो गया? ये पाल्पेशन। डॉक्टर इंसर्ट 2 फिंगर टू चेक यूटरस एंड ओवरी। तो अब इसमें ओवरी, यूटरस, सर्विक्स वजाइना आपको दिख रहा है। तो एंटीरियर साइड में ब्लैडर भी है, पोस्टीरियर साइड में रेक्टम भी है, तो उनको भी फील किया जा सकता है। या कोई इन्फ्लामेशन है, एनलार्जमेंट है, तो उसका पता लगाया जा सकता है। फिर है वेजाइनल लेसरेशन। लेसरेशन मतलब होता है टीयरिंग, फटना। ट्रोमेटिक लेसरेशन ऑफ वेजाइना आर कॉमन एंड मे बी कॉज्ड बाय। जो ट्रोमेटिक यानी चोट लगने की वजह से लेसरेशन होता है, टीयरिंग होती है, फटना होता है, ये कॉमन होता है। वेजाइना में ये ट्रोमेटिक लेसरेशन कॉमन है। अभी कब कब हो सकता है? फोर्सिबली कॉइटस, रेप की कंडीशन में, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो एनवीडी होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें, बाय एक्सीडेंट। तो इन 3 कंडीशन में ट्रोमेटिक लेसरेशन ऑफ वेजाइना हो सकता है। दिस में गिव राइज टू प्रोफाउस ब्लीडिंग। तो इसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग होती है। हाइमन इज एग्जामिन इन द मेडिको लीगल केस टू कन्फर्म वर्जिनिटी। और मेडिको लीगल केस मतलब होता है जो पुलिस केस हो गए हैं या जिसमें कोर्ट में एविडेंस की जरूरत पड़ती है, तो उनको मेडिको लीगल केस कहा जाता है। कभी आप इमरजेंसी में ड्यूटी करें तो आप ध्यान दें कि कोई मारपीट का केस आता है, एक्सीडेंट का केस आता है, तो इमरजेंसी या जो कैजुअलिटी वार्ड होता है उसके पास एक पुलिस की चौकी टाइप बनी रहती है, मतलब पुलिस वाले भी आसपास में भी रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके लिए स्पेस होता है कि ऐसे ही टाइप के कोई इंसिडेंट्स आते हैं मारपीट के
एक्सीडेंट की है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो मेडिको लीगल केसेस में आता है, फिर उनकी कोर्ट हियरिंग ये सब चलता है। तो इस प्रकार का अगर कोई केस है, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करना है या मेडिको लीगल केस है, तो रेप वाली कंडीशन है, जैसे अभी क्राइम है तो रेप वाली कंडीशन है, तो ये मेडिको लीगल केस बनता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हाइमन को एग्जामिन किया जाता है, अगर वर्जिनिटी वाला केस हमको कंफर्म करना है तो। वेजाइनल लेसरेशन की इंटेंसिटी क्या है या कितना लेसरेशन हुआ है, उसको डिग्री में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। तो पहले लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए फर्स्ट डिग्री टीयर, तो इसमें स्किन टॉर्न, वेजाइनल ओपनिंग है, पेरिनियम है, उसके बाद आपको दिख रहा है स्किन टॉर्न, केवल स्किन लेसरेट हुई है या स्किन टीयर हुई है, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा फर्स्ट डिग्री टीयर। सेकंड डिग्री में क्या हो रहा है, अगर पेरिनियल मसल भी स्किन के साथ साथ पेरिनियल मसल टॉर्न हो रही है, टीयर हो रही है, तो वो कहलाएगा सेकंड डिग्री टीयर। फिर है अगर एनल स्पिंचर भी टॉर्न हो रहा है तो थर्ड डिग्री टीयर कहलाएगा, और रेक्टम टॉर्न हो रहा है तो फोर्थ डिग्री टीयर कहलाएगा। जैसे हमने बर्न में देखा था अलग अलग डिग्री के बर्न होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर वेजाइनल लेसरेशन को फर्स्ट से फोर्थ डिग्री टीयर तक डिवाइड किया गया है। वेजाइनाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है। इट इज़ कॉमन बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज बिकॉज ऑफ थिन डेलिकेट एपिथेलियम। प्यूबर्टी के पहले, मेनोपॉज के बाद में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो एपिथेलियम है वो काफ़ी थिन रहती है। इन एडल्ट रेजिस्टेंट एपिथेलियम प्रिवेंट द इन्फेक्शन। एडल्ट में क्या होता है, जो रेजिस्टेंट एपिथेलियम होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको इन्फेक्शन को रोक के रखता है। Vaginitis is commonly caused by Trichomonas, Monilia and gonococcal infection. It causes leukorrhea और white discharge। तो वेजाइनाइटिस या जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से ल्यूकेरिया या जो वाइट डिस्चार्ज है वो कंडीशन क्रिएट होती है, ये सिम्टम्स आते हैं। तो वेजाइनल इन्फेक्शन में क्या है, ये यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा और वेजाइनल डिस्चार्ज, ल्यूकेरिया, वाइट डिस्चार्ज, ये कंडीशन क्रिएट होती है। प्रोलैप्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से खिसक जाना, हट जाना। प्रोलैप्स ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना ड्रैग द ब्लैडर। अब जैसे अभी कुछ लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि अगर वेजाइना या जो यूट्रस डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रोलैप्स होता है, तो एंटीरियर साइड में ब्लैडर है, पोस्टीरियर साइड में रेक्टम है, तो ये इनकी जो वॉल है एसोसिएटेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है, स्टिक रहती है। तो जब वेजाइना या यूट्रस प्रोलैप्स होता है तो उसके साथ साथ ब्लैडर और रेक्टम ये भी पुल आउट होते हैं। तो अगर ब्लैडर भी पुश हो रहा है या पुल आउट हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी सिस्टोसील। जो सिस्टो टर्म है वो एसएस टर्म है, वो यूज़ होती है ब्लैडर के लिए, जैसे कॉल्पो यूज़ हो रही थी वेजाइना के लिए, हेस्टेरा यूज़ हो रहा था यूट्रस के लिए, ठीक वैसे ही। तो सिस्टोसील, ब्लैडर भी पुल आउट हो रहा है, यूरिथ्रा पुल आउट हो रही है, यूरिथ्रोसील। पोस्टीरियर वॉल अगर ड्रैग हो रही है जो कि रेक्टम से एसोसिएटेड है, तो अगर वो ड्रैग होती है तो हम उसको बोलेंगे रेक्टोसील। वीकनेस ऑफ सपोर्ट ऑफ यूट्रस कैन गिव राइज टू डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोलैप्स। अब जब हमने यूट्रस देखा था उसमें देखा था अलग अलग टाइप का सपोर्ट्स, प्राइमरी सेकेंडरी सपोर्ट है। एज के साथ वो वीक पड़ सकता है या पड़ता है, तो अगर वो वीक पड़ रहा है तो उसकी वजह से यूट्रस प्रोलैप्स होता है। न्यूप्लाज्म यानी कि कैंसर, प्राइमरी न्यू ग्रोथ ऑफ द वेजाइना लाइक इन्फेक्शन आर अनकॉमन। न्यूप्लाज्म या जो कैंसर है मेनली दो टाइप से होता है, या तो वैसे तो बेनाइन और मैलिग्नेंट है, लेकिन मैलिग्नेंट वहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी ट्यूमर, या सेकेंडरी मतलब कहीं और से न्यूप्लाज्म या जो कैंसरस टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो आ रहे हैं और कैंसर कॉज कर रहे हैं, और प्राइमरी वहीं पर ही ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर प्राइमरी न्यू ग्रोथ ऑफ वेजाइना लाइक इन्फेक्शन आर अनकॉमन। प्राइमरी न्यूप्लाज्म होना अनकॉमन है। हाउएवर सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट यानी कि आसपास का कोई भी एरिया है, ओवरी है, ओवरी से वो कैंसर टिश्यू यहाँ पे आ गए, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। तो हाउएवर सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेजाइना बाय द कैंसर सर्विक्स इज कॉमन, वेरी कॉमन। सर्विक्स से ट्रेवल होके सबसे कॉमन क्या है, अगर सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स में कैंसर होता है, उसको बोलेंगे सर्वाइकल कैंसर। वहाँ से न्यूप्लाज्म या जो कैंसर सेल है वो ट्रेवल होकर वेजाइना में आएगी, तब वहाँ पर
कैंसर हो सकता है। एपिसियोटॉमी ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में यूज़ होता है। अब क्या होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो बेबी को डिसेंड या आउट होने के लिए उतना स्पेस नहीं होता है जितना बेबी का हेड साइज़ है। ऐसी कंडीशन में एपिसियोटॉमी परफॉर्म की जाती है। एपिसियोटॉमी मतलब क्या होता है, जो वेजिनल वॉल है उसको इंसिजन देके यानी कट कर देते हैं, जिससे स्पेस बनता है और बेबी इजीली बाहर आ जाता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके होते हैं। हमारी जो कंट्री है यहाँ पर एपिसियोटॉमी परफॉर्म होती है। अब मेरे एक फ्रेंड है कनाडा में, मेरी क्लासमेट, जो कि अभी कनाडा में ही शिफ्ट हुए हैं, नर्सिंग की ही क्लासमेट हैं। उनका बेबी वहाँ पे बॉर्न हुआ, नॉर्मली हुआ, पर उन्होंने एपिसियोटॉमी नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पर एपिसियोटॉमी परफॉर्म नहीं की जाती है। वहाँ पर वो लेसरेशन होने देते हैं, यानी कि टीयरिंग होने देते हैं, जो भी हमने लेसरेशन समझा था वो। तो एपिसियोटॉमी क्या है? एपिसियोटॉमी इज़ एन इंसिजन, यानी हम कट करते हैं। एपिसियोटॉमी इज़ एन इंसिजन गिवन इन पोस्टीरियो लेटरल साइड ऑफ वेजाइना टू इंक्रीज द साइज ऑफ आउटलेट फॉर द बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। आउटलेट का साइज बड़ा करने के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी। सम मसल्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस आर इंसीज्ड, तो कुछ सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की जो मसल्स हैं उनको इंसाइज्ड करते हैं। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सेफेलिक प्रेजेंटेशन। जो बेबी बॉर्न होता है नॉर्मली, तो ज़रूरी नहीं है कि हेड ही बाहर आए, अलग अलग पोजीशन होती हैं, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे जो कंफर्टेबल पोजीशन होती है बेबी को बाहर करने की, ये जिसमें हेड बाहर आता है, इस पोजीशन को बोलते हैं सेफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि पहले सेफेलिक यानी हेड है वो दिख रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दो तरीके से हम एपिसियोटॉमी परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है मिड लाइन इंसिजन, एकदम बीचों बीच, और दूसरा होता है मीडियो लेटरल इंसिजन। अब इसमें राइट साइड से देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सीजर्स, यानी जो कैंची है जिससे हमको कट करना है। फिर फीटल हेड बल्जिंग, जो बच्चे बेबी का हेड है वो बाहर दिख रहा है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन। फिर है वेजाइनल ओपनिंग। फिर मिड लाइन एपिसियोटॉमी किया जा सकता है, और यहाँ पर मीडियो लेटरल एपिसियोटॉमी किया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, जिससे आउटलेट का साइज बड़ा हो जाएगा और बेबी ईजिली बाहर आ जाता है। तो हमने ये ऊपर वाला सिलेबस न्यू सिलेबस है, नीचे वाला ओल्ड सिलेबस है, ईयर वाइज है, ऊपर वाला न्यू सिलेबस यानी कि सेमेस्टर वाइज है। मेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये एनाटमी है, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर समझ लिया है, उसकी क्लिनिकल एनाटमी भी समझ ली है। अभी एक एनाटमी की क्लास और करेंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। थैंक यू।